अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ISI की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त को अब 24 घंटे से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और इस 24 घंटों में वो जो किरदार थे जो बराह रास्त इसमें मुलविस थे, जिनका नाम लिखा गया था, या फिर जो बादी नज़र में इस सारी मामले की सहूलतकारी कर रहे थे, वो इंटरेस्टिंगली आज इन 24 घंटों में मुकम्मल तौर पर खामोश रहे हैं। जबकि जो दूसरी तरफ मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अब तक हमें बेबस दिखाई दे रही है और इसके साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो खामोशी है, मैं उसे मुजरमाना खामोशी समझता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो कुछ इवेंट्स हुए हैं, क्योंकि आज के रोज एक बड़ा दिन समझा जा रहा था और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को बड़ी डेवलपमेंट्स की तवक्को थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं। मुलाकातें उनसे हुई हैं जिन पर वो जजेस बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। वो कैसे, आज की इस वीडियो में आपको जरा तफसीलन बताता हूं। जबकि जो दूसरी तरफ मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक फुल कोर्ट इजलास हुआ है। वो फुल कोर्ट इजलास जो मुकम्मल तौर पर गैर जरूरी था, यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान अगर कुछ करना चाहते तो ये फुल कोर्ट इजलास की बजाय उनके पास दो कौन से आईनी और कानूनी ऑप्शंस थे, वो आपके सामने रखता हूं। और ये जो फुल कोर्ट इजलास जिसे मैं गैर जरूरी कह रहा हूं, ये भी अब इतलात ये है कि बेनतीजा खत्म हुआ है। 2 घंटे से ज्यादा ये सारा मामला चला है और उसके साथ साथ अब इतलात ये भी आ रही हैं कि कल के रोज भी ये फुल कोर्ट इजलास जारी रह सकता है और उसके साथ साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ हों और उसके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और फिर जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उनकी भी कल एक मुलाकात मुतवक्के है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ। तो अब इस सारे मामलात में ये सारी सूरत हाल आज क्या डेवलप हुई है, आगे इस पर क्या सूरत हाल वाजे हो सकती है, या फिर बिलखसूस जिन लोगों को इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, वो उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है, या वाकई ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास ये एक बड़ा जबरदस्त मौका खुदा ने उन्हें फराम किया है कि उनकी अब तक की जो लेगेसी है वो उसको मुकम्मल तौर पर धो सकते हैं, जुडिशरी को एग्जेक्टिव और इन खुफिया एजेंसी की मुदाखलत से पाक कर सकते हैं। क्या वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या क्या सूरत हाल वाजे हो सकती है आने वाले दिनों में, और बिलखसूस कल के रोज आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन आपसे बात करता हूं। सबसे पहले जनाब, अब मामला क्या है, मामले को ना जरा आसानी से समझ लीजिए। गुज़श्ता रोज 3 वीडियोस के जरिए मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन जजेस के खत के तमाम तर मंदरजात जो हैं वो आपके सामने रख दिए थे। मामला ये है, अगर वन लाइनर में आपको बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को यह शिकायत की है कि जी एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव अप्रोच कर रही है, एग्जेक्टिव इंक्रोच कर रही है जुडिशरी को अपने मर्जी के आउटकम्स लेने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। इसको मजीद आसानी से समझ लेते हैं। आईने पाकिस्तान में दर्ज है कि इस मुल्क में इस मुल्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं, एक मुकन्ना है यानी पार्लियामान है, एक जो जुडिशरी है और तीसरी एग्जेक्टिव है। और आईने पाकिस्तान ने बड़ी हद तक क्या हर तरह से सख्ती से मुमानियत की है कि अगर ये निज़ाम चलना है तो इस निज़ाम के चलने के लिए ज़रूरी है कि हर इदारा अपनी डोमेन में काम करे। जुडिशरी एग्जेक्टिव के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी, मुकन्ना के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी, जो मुकन्ना है वो बाकी दोनों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो एग्जेक्टिव है वो इन दोनों के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब इल्जाम लगा है ISI के ऑपरेटिव्स के ऊपर, ISI एजेंसी के ऊपर, जो बराह रास्त पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट के अंडर आती है, जो बराह रास्त पाकिस्तान का एक एग्जेक्टिव का इदारा है, उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि वो जुडिशियल इंक्रोचमेंट कर रही है। तो बजाय इसके कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपने इदारे के साथ खड़े होते, वो जुडिशरी के साथ खड़े होते, वो इन इल्जामात के ऊपर कुछ सख्त फैसले करते, वो जजेस को बुलाते। इल्जामात हैं, अभी इनको साबित होना है। अगर वो जजेस साबित ना कर पाए तो आप उनको सजाएं दें, मगर ये क्या कि मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और ये क्या कि आप एग्जेक्टिव के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में कि आज के रोज अब तक की इतलात ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो 2 शख्सियात से मिले हैं। एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हो गए और दूसरे आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं। अब आजम नज़ीर तारड़ साहब को मैं 2 नाम दूंगा, एक वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और दूसरा वो एग्जेक्टिव के रुकन है, यानी वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत एग्जेक्टिव है। अब एग्जेक्टिव जिनके ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब का जो दूसरा तारुफ है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के तौर पर है। अगर इन जजेस के इन इल्जामात को बड़ा एनालिटिकली देखा जाए, बड़ा क्रिटिकली देखा जाए, तो ये जो जुडिशियल आउटकम्स ISI चाह रही थी इन इल्जामात के मुताबिक, वो बराह रास्त फायदा किसे पहुंचा रहे थे?
मुस्लिम लीग नून को, वो बराह रास्त नुकसान किसे पहुंचा रहे थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो फिर जिनके ऊपर इल्जामात लगे हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आज उनसे मिल रहे हैं, और फिर अभी यहीं तक बात नहीं रुकी, वो कल फिर मुलाकात करने जा रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से, वो कल फिर वजीर कानून से मुलाकात करने जा रहे हैं, वो कल फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करने जा रहे हैं। और दूसरी और इसमें अहम तरीन बात वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जजेस ने इल्जामात लगाए, किसके ऊपर इल्जामात लगाए? आईएसआई के ऑपरेटिव्स के ऊपर इल्जामात लगाए। आईएसआई के ऑपरेटिव्स ने ये सब कुछ जो किया, वो जिसको फायदा पहुंचा, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। यानी आप देखिए, आमिर फारूक साहब के ऊपर इल्जामात लगे, आमिर फारूक साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। हुकूमत के ऊपर, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये उन्हीं जुडिशल आउटकम्स की वजह से हुई है। ये जिस तरह जुडिशरी को मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी के फायदे लेकर ये इंतखाबात करवाए गए हैं, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है वो वफाकी हुकूमत है, वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। काजी फायज ईसा साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और इसके साथ वकला, यानी आप देखिए कि वकला की जो बड़ी बॉडीज़ हैं, जो बड़ी एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं, जिनमें एक पाकिस्तान बार कौंसिल है और जो दूसरी है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, इन दोनों वकला की तंजीमों का ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये माजी में कभी आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, मगर आज ये आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप है, ये एहसन भोन ग्रुप है, ये भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। एक होम्योपैथी सी इनकी जो करारदादें हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, ये उस वक्त जारी हुई जब इन्होंने देखा कि जो छोटी बार्स हैं, चाहे वो सिंध बार है, बलूचिस्तान बार है, लाहौर बार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, उनकी जानिब से सख्त पैगामात आ रहे हैं, वकला कुछ हैं वो बाहर निकले हैं, बोले हैं, तो मजबूरन फिर इन्हें भी बोलना पड़ा है। और इनके बोलने का अंदाज देखिए, पाकिस्तान बार कौंसिल जो वकला की सबसे बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो वकला को रेगुलेट करती है पाकिस्तान में, उसने एक हंगामी इजलास तलब किया। हंगामी इजलास कब तलब किया? 5 अप्रैल को, यानी है हंगामी इजलास, और वो इस वाकये के 10 रोज बाद तलब किया जा रहा है। संजीदगी का आप यहां पर आलम खुद देख लीजिए। और इसके साथ अगर देखिए, बराह रास्त पाकिस्तान के फौजी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जामात थे। इस वक्त तक डीजी आईएसआई मुकम्मल तौर पर खामोश हैं, वो अफसरान मुकम्मल तौर पर खामोश हैं जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, आर्मी चीफ खामोश है। पूरे एक इंस्टीट्यूशन को अगर हम देखें तो वो मुकम्मल तौर पर हमें खामोश नजर आती है। अब इस सब में जो अब तक की इतलात थी वो ये थी कि जो आपकी मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर बराह रास्त ये इल्जामात लगे हैं, वो आज सारा दिन देखते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का मूड। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस हवाले से क्या करने जा रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेबसी देखिए कि एक फुल कोर्ट का इजलास होता है, और वो फुल कोर्ट का इजलास जो है वो बगैर किसी नतीजे के 2 घंटे जारी रहता है और खत्म हो जाता है, और उस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। जजेस कल अपने खत में लिखते हैं कि गुज़श्ता 1 साल की मुदाखलत के ऊपर चीख चीख के थक गए जब किसी ने ये नोटिस नहीं लिया। वो गुज़श्ता 1 साल अपने चीफ जस्टिस को बार बार कहते रहे, मुकम्मल तौर पर खामोशी, बल्कि खामोशी नहीं, वो साथ देना था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो उनके ऊपर इल्जामात हैं, उन्होंने फौजी एस्टेब्लिशमेंट आईएसआई के ऑपरेटिव्स का मुकम्मल साथ दिया, जिसके बाद ये जजेस क्या कहिए कि ये फिर एक वक्त ऐसा आया इनके ऊपर कि ये मजबूर हुए कि इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिख दिया। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने आज ये जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया है, ये बेजरूरी बेमकसद, क्यों, मैं इसे क्यों कह रहा हूं, उसकी बुनियादी वजह है। देखिए, इस वक्त जो फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है और जो कल के रोज भी इम्कान है कि हो, जो फुल कोर्ट का इजलास होता है या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट क्या होता है, इसको आप जरा समझिए। ये एक इंतजामी फोरम है, ये जुडिशल फोरम नहीं है, इसके पास कोई अदालती इख्तियारात नहीं है, इसके पास इंतजामी इख्तियारात हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के तमाम जजेस बैठते हैं और इंतजामी मामलात के ऊपर कोई तब्दीली करनी होती है तो ये बैठकर कोई फैसला कर लेते हैं। वरना सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के पास ना तो सो मोटो लेने का अख्तियार है, ना दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का अख्तियार है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को यानी तमाम जजेस को यह अख्तियार है कि वो कोई डायरेक्शन दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी को कि जी आप ये काम करिए। ना ही सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को ये अख्तियार हासिल है कि वो आइन के जो एक आइनी बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहा जाता है, जिसको आइन पाकिस्तान ने सो मोटो का अख्तियार भी दे रखा है, उसको भी डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो एक गैर जरूरी इजलास बुलाया गया, और इजलास बुलाया भी इसी मकसद के लिए गया कि अब तक की जो इतलात हैं आज के इस इजलास की, उसमें यह है कि जो जजेस हैं उसमें उनमें थोड़ी तल्ख कलामी भी हुई, थोड़े मामलात सख्त भी हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को सुप्रीम फुल कोर्ट के इजलास में मुकम्मल तौर पर मेजोरिटी हासिल है। माइनॉरिटी के कुछ जजेस जो थे, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फैसलों को नहीं मानते, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए हैं, उन्होंने इन जजेस को ऐसे बेंचेस में बिठाया है,
ایسے کیسز دیے ہیں جو عوامی نوعیت کے معاملات نہیں تھے، جو وسیع تر عوامی مفاد میں نہیں تھے، بڑے سیاسی کیسز نہیں تھے. تو اب جن کے ججز کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور میں کھڈے لائن لگایا گیا ہے، وہ ججز آج بھی بولے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سو موٹو بھی لینا چاہیے، کسی نے کہا ہے کہ بینچ بنانا چاہیے، کسی نے کہا ہے کہ اس معاملے کو مکمل پروب کرنا چاہیے. بلکہ جو دوسری میجورٹی والے ججز تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اطلاعات کے مطابق، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے، ہمیں اس معاملے سے کیا لینا دینا. اسلام آباد ہائی کورٹ براہ راست ہمارے ماتحت تو نہیں آتی. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک خود آئینی ادارہ ہے، وہ اپنے معاملات خود سنبھالے. یعنی سنجیدگی کا عالم دیکھیے، سنجیدگی کی نوعیت دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز جنہوں نے براہ راست آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہے، بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف اٹھایا ہے، وہ ابھی تک یہ سوچ رکھتے ہیں. تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، سپریم جوڈیشل کونسل ہو، یا پھر ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہو جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنی ہے، اگر وہ چاہتی، اگر وہ ان معاملات پر کوئی سنجیدہ اقدام اٹھانا چاہتی، اگر وہ ان معاملات کو پروب کرنا چاہتی، تحقیق کرنا چاہتی، تو ان کے پاس کون سے 2 اختیارات تھے. سب سے پہلے تو اختیار یہ تھا کہ جو ججز کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کارروائی کرتی، سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کوئی سو موٹو بھی لیتی، یا ایٹ لیسٹ انہی معاملات کے اوپر کوئی کارروائی کر کے ججز سے وہ ثبوت بھی مانگے جاتے، اور پھر جن لوگوں کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں انہیں بھی طلب کیا جاتا اور اس معاملے کو پروب کیا جاتا. وہ بھی نہیں کیا گیا. جو دوسرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے پاس اختیار تھا کہ ان تینوں ججز میں سے میجورٹی میں جو 2 ججز ہیں، براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی عدالت عدلیہ کے سربراہ ہیں. وہ لاکھ بار کہیں کہ جی اب معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت 3 رکنی کمیٹی بن گئی ہے. معاملات آج بھی ان کے ہاتھ میں ہیں. گزشتہ 6 مہینے میں انہوں نے معاملات کو اپنی مرضی سے چلایا ہے. تو پھر وہ چاہتے تو ایک سو موٹو نوٹس لیا جا سکتا تھا. اس معاملے کو پروب کرنے کے لیے کھلی عدالت میں یہ سماعت رکھی جا سکتی تھی. فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا معاملہ ہے، مفاد عامہ کا معاملہ ہے، اور یہ براہ راست آپ کے نظام انصاف کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں، مگر آپ اس طرف بھی نہیں گئے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک کھوکھلا کام کیا، آپ نے فل کورٹ کی میٹنگ بلا لی. اب اس حوالے سے کل کے روز بھی اسی حوالے سے اطلاعات ہیں کہ میٹنگ بلائی جائے گی. بہرحال آج انتہائی ایک مایوس کن دن گزرا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی جرت کو آپ سلام کیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کی ہمت کی آپ داد دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر رکھے گئے ریاستی سلوک، انٹیلیجنس ایجنسیوں بالخصوص ISI کے آپریٹیوز کو جو جوڈیشل آؤٹ کمز کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے وہ جو ساری ایک تفصیل تھی، سمری تھی، وہ اعلیٰ عدالتی سربراہوں کو بھیجی. انہوں نے تو اپنا کام پورا کیا، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، اور انہوں نے سخت ترین خطرہ مول لیا. ورنہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے بالخصوص جس خفیہ ایجنسی ISI کا نام ہے، انہوں نے جس طرح پورے ملکی معاملات کو اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے، تمام اداروں کو جنہوں نے اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے، تو پھر یہ 6 ججز اٹھتے ہیں اور یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ لا کر ایک بھونچال برپا کر کے تمام تر معاملات کو، ہمت کو، غیرت کو استعمال کرتے ہوئے، ہمت دکھاتے ہوئے، غیرت دکھاتے ہوئے تمام تر معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بھیجتے ہیں. اور 24 گھنٹے میں اگین یہاں پر بہت سارے لوگ پر امید ہیں، میں پر امید نہیں ہوں، مگر میں یہ دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، کل کے روز، پرسوں کے روز، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایٹ لیسٹ یہ ایک ایسا اقدام ضرور کر جائیں جو کہ قدرت نے انہیں موقع دیا ہے. گزشتہ 6 مہینے کی جو لیگیسی ہے اس کو بھی وہ اپنی ختم کر سکتے ہیں، انڈو کر سکتے ہیں، اور وہ نظام انصاف کو ایک درست پٹری پر ڈال سکتے ہیں اگر ان میں تھوڑی سی ہمت ہے، اس کا مظاہرہ کریں. مگر میں جناب بڑے کیٹاگوریکلی اب تک کے ان کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے کسی حوالے سے کوئی پر امید نہیں ہوں. ہمارا کام آواز اٹھانا ہے، ہم وہ اٹھاتے رہیں گے. ہمارا کام اچھے اقدامات کی تعریف کرنا اور برے اقدامات کی تنقید کرنا ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوں گی، وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.